मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज का टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अंतर देखेंगे जो भ्रूण कोश और भ्रूण पोष, जिसको अंग्रेजी में कहें तो एम्ब्रियो सैक और इंडोस्पर्म के बीच का हम डिफरेंस अंतर देखेंगे। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इनके नाम आपस में मिलते हैं और ये समझ में नहीं आता कि किसकी कौन सी परिभाषा है और उनके बीच हम अंतर कैसे समझेंगे। तो जब तक हम फंडामेंटल चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम केवल उत्तर रट लें, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े समय बाद आप भूल जाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसको हम समझ लें। तो हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे पुष्प की जिसमें स्त्री केसर हैं, यानी या तो द्विलिंगी पुष्प है या कहें मादा पुष्प है, तो स्त्री केसर की संरचना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। यह एक जो फिगर है वो एक स्त्री केसर की संरचना है, जिसमें ऊपर का भाग जो होता है वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। नीचे पतला भाग होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नीचे एक फूला हुआ भाग होता है जिसको अंडाशय ओवरी कहते हैं। यह संरचना पुष्पासन के ऊपर, थैलमस के ऊपर टिकी होती है। पुष्पासन वही जिसके ऊपर सारा फूल की संरचना होती है। अब ये जो अंडाशय है, इसके अंदर एक खाली जगह होती है। जैसे लोटा ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर खाली जगह, या सुराही है तो उसके अंदर एक खाली जगह होती है। उसी तरीके से अंडाशय के अंदर भी एक खाली जगह होती है जिसको अंडाशयी गुहा कहते हैं, ओवेरियन कैविटी। इस अंडाशयी गुहा में एक संरचना पाई जाती है जो कि अपरा प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। फिगर में देखिएगा, यह जो संरचना कहलाती है, अंडाशय के अंदर जो संरचना कहलाती है, उसको हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। यहाँ पे एक बीजांड का फिगर बना हुआ है, यह अंडाशय के अंदर पाया जाता है। इस अंडाशय के अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसको हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय। इस बीजांड काय की एक कोशिका पोषण लेके गुरु मातृ कोशिका में बदल जाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल, और वह फिर अर्धसूत्री विभाजन करती है। ध्यान से समझिएगा, बीजांड के अंदर की एक कोशिका जिसको हम गुरु मातृ कोशिका कहते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और वह 4 गुरु बीजाणुओं में टूट जाती है फिगर के अनुसार। और इनमें से 3 जो होती हैं कोशिकाएँ मेगास्पोर की, गुरु बीजाणु की, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सिर्फ एक कोशिका बनती है और वही एक कोशिका आगे विकसित होकर यह जो आपको यह नीले रंग में ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम भ्रूणकोश कहते हैं। यह भ्रूणकोश को थोड़ा हम जूम करके यह संरचना प्राप्त होती है। यानी निषेचन के पहले बीजांड में एक संरचना बनी, किससे? गुरु बीजाणु से, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। और यह संरचना, ये जिसको हम कि मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं, यह संरचना बीजांड के अंदर बन जाती है। यह संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है, एम्ब्रियो सैक कहलाती है। अब इस संरचना की विशेषता क्या है, इसको समझ लेते हैं। ऊपर की 3 कोशिकाएं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, इनके कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। मध्य में केंद्रीय कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 ध्रुवी केंद्रक मिलते हैं, ये ध्रुवी केंद्रक होते हैं। और नीचे वाला जो होते हैं उसको अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में क्या होती है? अंड कोशिका होती है। यह एम्ब्रियो सैक की संरचना है। अब यह निषेचन के लिए तैयार है। अब होता क्या है कि जब वर्तिकाग्र पे पराग कण आता है तो पराग नलिका बनती है। पराग नलिका नीचे आती है तो उसके साथ 2 नर युग्मक भी आते हैं। जो नर युग्मक मेल गैमीट होते हैं, वो जब पराग नलिका से अंदर आते हैं तो वो निषेचन करते हैं। पहला जो नर युग्मक होता है वह मिलता है किससे? अंड कोशिका से। पहला नर युग्मक किससे मिला? अंड कोशिका से पहला नर युग्मक मिला। इससे बन जाता है भ्रूण, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यानी जब पराग नलिका से 2 नर युग्मक आए तो पहला नर युग्मक मिला अंड कोशिका से, जो कि अगुणित होती है, और यह जो नर युग्मक ये भी अगुणित होते हैं। तो अगुणित अगुणित क्या हो जाएंगे? द्विगुणित। और जब अंड कोशिका और नर युग्मक मिल गए तो ये भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना, और यही भ्रूण आगे चल के बीज में आगे चल के नए पौधे का निर्माण करेगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। लेकिन जो अब पराग नलिका से जो दूसरा नर युग्मक आया
वो नर युग्मक अब अंड कोश का तो निषेचित हो चुकी है, अब वह दूसरा नर युग्मक आता है और इस ध्रुवी केंद्रक के साथ फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है। ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसको त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन यानी 2 यहाँ पे अगुणित है, एक ये अगुणित, तो 3 हो गए। त्रिगुणित संलयन, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे अंग्रेजी में। तो ध्रुवी केंद्रक और जो दूसरा नर युग्मक है, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। अब आप समझ चुके होंगे कि निषेचन के पहले जो यह संरचना दिख रही है यह भ्रूणकोष है, और जब भ्रूणकोष के अंदर ध्रुवी केंद्रक दूसरे नर युग्मक के साथ निषेचन करता है, जिसको हम त्रिसंलयन कहते हैं, तो इससे किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इंडोस्पर्म। अब इसके नाम किससे समझते हैं? भ्रूण यानी ये एम्ब्रियो, और पोष माने पोषण देने वाला, यानी जो ये भ्रूणकोष है इसमें कोई भी भोजन देने की सुविधा नहीं उपलब्ध है, जबकि जो ये भ्रूणपोष बन रहा है कहाँ पे? यहाँ पे जो बनेगा आगे चल के भ्रूणपोष बनेगा, वो पोषण किसको देगा? इस भ्रूण को पोषण देगा, क्योंकि इस भ्रूण के विकास के लिए भोजन बहुत आवश्यक है, और इस भोजन का जो निर्माण कहाँ हो रहा है? इंडोस्पर्म के अंदर हो रहा है, भ्रूणपोष के अंदर हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे। तो ये निषेचन और इस निषेचन को मिला के ही क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो यह आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में क्या अंतर है। तो कुछ पॉइंट है और उस पॉइंट को समझते हैं, और उस पॉइंट से जो हम लोग अभी समझे हैं उसको कोरिलेट करते हैं, जिसको हमको आसानी से याद हो सके। तो पहला पॉइंट क्या है भ्रूणकोष में? कि यह अगुणित संरचना बीजांड में पाई जाती है। यह क्या है? एक अगुणित संरचना है। देखिएगा, अंडकोश का भी अगुणित है, यह भी अगुणित है, यह सभी क्या है? अगुणित हैं। ये इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से बना तो अगुणित होंगे। ठीक। दूसरी चीज, यह त्रिगुणित संरचना है। अंतर देखिएगा, ये त्रिगुणित क्यों है? 2 डिप्लॉयड क्या होते हैं? ध्रुवी केंद्रक और एक नर युग्मक, तो वहाँ 3n आया, त्रिगुणित हो गए। यह एक बीजपत्रियों में पाए जाते हैं, प्रायः द्विबीजपत्री में नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ बात होती है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे कि मक्का हुआ, ज्वार हुआ, गेहूँ हुआ, धान हुआ, ये सभी एक बीजपत्री हैं। उसमें भ्रूणपोष पाया जाता रहता है, बचा रहता है। जबकि जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें प्रायः भ्रूण क्या हो जाता है? भ्रूण के द्वारा पूरा खा लिया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अभ्रूणपोषीय बीज और एक भ्रूणपोषीय बीज इस तरीके से होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। फिर हम दूसरे बिंदु पे आते हैं, निषेचन क्रिया के पहले बनते हैं। तो हुआ क्या कि जो बीजांड है, बीजांड में अभी निषेचन नहीं हुआ तो भ्रूणकोष बन गया, और भ्रूणकोष में जो अंडकोश का बनी अब तैयार हो गई निषेचन के लिए। तो ये पहले निषेचन के पहले बनती है ये संरचना भ्रूणकोष, जबकि जो भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनती है वह निषेचन के बाद बनती है। क्या? पहला निषेचन यहाँ हुआ, दूसरा निषेचन यहाँ हुआ, तो ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की। इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। हमने डिटेल में समझा कि जो भ्रूण को एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणकोष होता है, इसमें किसी भी प्रकार का भोजन संचय नहीं होता, क्योंकि उनको भ्रूण को भोजन नहीं देना। भ्रूण को भोजन देने का काम कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। और यह कब बनता है? निषेचन के बाद बनता है, और यह पहले भोजन संचित करता है, और जब भ्रूण जगता है तो उसको भोजन प्रोवाइड करता है, जिससे वह और बड़ा बन सके। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं, नंबर 4 पे। इसका निर्माण गुरु बीजाणु से होता है, और गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। इस फिगर को पुनः देखते हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो 4 गुरु बीजाणु बने, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और जो एक सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु है वही आगे चल के भ्रूणकोष यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका निर्माण ध्रुवी केंद्रक और नर युग्मक के त्रिसंलयन से होता है। तो हुआ क्या? बीच में केंद्रीय कोशिकाओं में क्या पाया गया? ध्रुवी केंद्रक, जो कि डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। इससे क्या मिला? दूसरा नर युग्मक मिला। ये दूसरा नर युग्मक जो कि परागकण से आ रहा है, पराग नलिका के द्वारा, और जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको त्रिसंलयन कहा गया, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, तो 3 गुणसूत्रों के सेट मिल रहे हैं, तो इसलिए त्रिगुणित कहा गया, और इसी से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी का। यह मादा युग्मोद्भिद कहलाते हैं। इसको मादा गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर की
अंडकोश का यानी एक सेल का निर्माण होता है, जो कि फीमेल गैमेट कहलाती है। अब ये पांचवा बिंदु, यहाँ पे कुछ द्विबीजाणु बीजों में भ्रूणपोष शेष बचे रह जाते हैं, उन्हें हम परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। तो कुछ द्विबीजपत्री में, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो द्विबीजपत्री में होते हैं वो भ्रूण के द्वारा भ्रूणपोष को पूरा खा लेते हैं, लेकिन कुछ बीजों में भ्रूणपोष पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाता। जैसे कि काली मिर्च में, काली मिर्च के बीज में देखिएगा तो भ्रूणपोष क्या होता है, बचा रहता है, वह पूरी तरीके से भ्रूण के द्वारा नहीं खाया जाता। तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष, या तो हम पेरिस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं और बेहतरीन वीडियो बना सकूं। थैंक यू।